नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 8 मार्च 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत। अब चूंकि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है तो ऑब्वियस सी बात है फीमेल वर्क फोर्स और वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड 2-3 आर्टिकल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एक आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। बहरहाल आज कौन कौन से आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आंध्र प्रदेश में 2 न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड प्रोजेक्ट। देखिए, आंध्र प्रदेश में ये जो विशाखापट्टनम नाम की सिटी है, इसके जस्ट बगल में आता है श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट। वहां पे एक सिटी है कोवाड़ा। कोवाड़ा में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट यहां पे लगाया जा रहा है, जिसके लिए प्रपोजल को अभी आप कह सकते हो अप्रूवल दे दिया गया है। किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह जी द्वारा। और ओवरऑल इस प्रोजेक्ट को एनविसेज किया गया था 2015 में। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट यहां पे लगाया जाएगा। अब ये एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हो गया। दूसरा एक और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है यूरेनियम माइनिंग से रिलेटेड, जो कि कडापा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में है, तुमलपल्ले नाम की जगह पे, जहां पे यूरेनियम की माइनिंग होती है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करके यहां पे दिखाया जाता है कि क्यों सरकार को लोगों की चॉइसेस के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है, ज्यादा रिएक्टिव होने की जरूरत है। क्यों ये जो यूरेनियम वाला माइनिंग वाला प्रोजेक्ट है, इसमें जो जो भी चीजें लोगों को प्रॉमिस की गई है वो पूरी नहीं की गई हैं। तो जो नया न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसको लोग अगर सपोर्ट दे देते हैं तो कल की डेट में उनकी बात ना मानी गई तो उनको डिसएडवांटेज होगा। इस रिस्पेक्ट में एक व्यू पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इस व्यू पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अच्छा आर्टिकल है, एक नॉलेज आपको मिलेगी यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में। फिर अगला आर्टिकल जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वर्किंग वुमेन टू विद अ ड्रीम टू गुड चाइल्ड केयर। चूंकि वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स आज जरूरी है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो जेंडर इक्वालिटी एक बहुत मेजर चीज हो जाती है। जेंडर इक्वालिटी के बीच में ये डाटा कि इंडिया में जितनी भी वर्किंग वुमेन है, इनमें से 95% से ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो अब आप समझ गए होंगे ना, जिनकी जॉब परमानेंट नहीं है, जो कि डेली के बेसिस पे पैसा कमा रही, कल की डेट में कब नौकरी चली जाएगी पता नहीं, इनको किसी भी समय नौकरी से निकाल। देखिए, अगर आप एक ऑर्गेनाइज नौकरी करते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में एक ऑफिशियल पोजीशन पे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो आपकी नौकरी एकदम से नहीं जाएगी, ठीक है ना। आपको कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप दिहाड़ी मजदूर हैं, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, किसी के घर में जाके मेड का काम कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में वुमेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मानी जाती हैं। 95% से ज्यादा वर्किंग वुमेन इंडिया के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। इनके बेटरमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। पेशावर के टेरर अटैक के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात की जा रही है, इस आर्टिकल को देखेंगे। और चित्रा रामकृष्णा जी, ये योगी से ओवरऑल मतलब कुछ पूछ के एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को चला रही थी, चित्रा रामकृष्ण जी को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। वैसे तो ये 2016 में छोड़ चुकी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन इन्होंने जो जो भी अपने टेन्योर के दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में किया उसको यहाँ पे जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन किया जा रहा है। सीबीआई इनकी ग्रिलिंग कर रही है, ओवरऑल इनसे स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। काफी आप कह सकते हैं एम्बैरसिंग टाइम चल रहा है इस समय पे चित्रा रामकृष्ण जी के लिए। इनके साथ आनंद सुब्रमण्यम भी इस कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व है। वैसे तो मैंने टॉपिक पहले समझाया है, यहाँ पे एक दो जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक बार रिवीजन सा कर लेंगे इस टॉपिक का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस आर्टिकल डिस्कशन में। सबसे पहला आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है टेरर इन पेशावर। पेशावर में रिसेंटली एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, आपको पता है सुसाइड अटैक हुआ था पेशावर में एक शिया मॉस्क में, जिसमें 62 लोगों की 62 लोगों की जान गई है। और इससे एक बात तो पता चल रही है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टेररिज्म इंडिया से बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की मदद तो कर दी पावर आने में, लेकिन अब उससे रिलेटेड जो सिक्योरिटी चैलेंजेस आएंगे उसको पाकिस्तान किस हद तक हैंडल कर पाएगा वो देखते हैं। देखिए, आपको पता है कि इस्लाम धर्म के अंदर 2 सेक्ट्स हैं, एक शिया सेक्ट एक सुन्नी सेक्ट, और शिया सेक्ट और सुन्नी सेक्ट की आपस में बनती नहीं है। और देखा जाए तो पाकिस्तान की ओवरऑल 20% आबादी शिया है और इनके अगेंस्ट पहले भी अटैक्स हुए हैं। तो इनको एक माइनॉरिटी समझा जाता है पाकिस्तान के अंदर, मतलब ये मुस्लिम है ये इनफ नहीं है, क्योंकि सेक्ट वाइज भी बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि द्वेष की भावना होती है इस्लाम धर्म के अंदर। तो इस रिस्पेक्ट में शिया माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक देखने को मिले हैं पाकिस्तान के अंदर भी और अफगानिस्तान के अंदर भी। इससे पहले क्वेटा में 2018 में बॉम्बिंग हुई थी, जिसमें 149 लोगों की मृत्यु हुई थी पाकिस्तान के अंदर। और अभी के लिए जो अटैक हुआ है इसको क्लेम किया है इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। और इस इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने न केवल पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में भी बहुत सारे सुसाइड अटैक्स करवाए हैं। और अगस्त 2021 15 अगस्त 2021 जब तालिबान ने काबुल कैप्चर कर लिया, उसके बाद भी अफगानिस्तान के अंदर ये टेरर अटैक्स हुए हैं फ्रॉम इस्लामिक स्टेट। और चूंकि इस्लामिक स्टेट एक सुन्नी सेक्टेरियन ग्रुप है तो ये शियास को पसंद नहीं करते, तो शिया स्पॉन्सर टेरर ये यहां पे करते हैं। इराक और सीरिया के अंदर भी इस्लामिक स्टेट ने सिस्टमैटिक अटैक्स किए हैं शियास के अगेंस्ट।
ये लोग शियास को रिजेक्शनिस्ट ऑफ इस्लाम मानते हैं। सुन्नी ब्रांच ऑफ इस्लाम के कुछ प्रावधानों के साथ वाकया नहीं रखते हैं शिया सेक्ट के लोग, और शिया सेक्ट की जो प्रावधान है उससे सुन्नी सेक्ट के लोग आप कह सकते हो वाकया नहीं रखते हैं। तो इसके लिए इन दोनों के बीच में ये लड़ाई सी है। अफगानिस्तान के अंदर इस्लामिक स्टेट खुरासन ने शिया के अगेंस्ट भी अटैक करवाए और सिख के अगेंस्ट भी अटैक करवाए। शिया आबादी तो फिर भी वहां पे कंसिडरेबल है, सिख आबादी तो ना के बराबर है, गिने चुने 10-15 सिख हैं, उनको भी ये लोग मार रहे हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो ये सेक्ट स्पॉन्सर्ड, देखिए सेक्ट वर्सेस स्टेक्ट वाले यहाँ पे ये जो बॉम्ब ब्लास्ट है और सुसाइड अटैक्स है ये हमको देखने को मिल रहे हैं। अब अगर आप देखो तो इस्लामिक स्टेट खुरासन पहले तो ईस्टर्न प्रोविंस जो है अफगानिस्तान की नंगरहार नाम की वहां तक लिमिटेड था, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट का जो एक्सटेंट है वो फैल रहा है। जब अशरफ गनी की सरकार गिनी अफगानिस्तान के अंदर और तालिबान की सरकार आई, उसके बाद से कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट को भी एक जान मिल गई है और इस्लामिक स्टेट फैल रहा है। और ये फैलने की कोशिश सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं है, इराक सीरिया में भी जारी है। सीरिया के अंदर भी एक पर्टिकुलर जेल से अपने फाइटर्स को छुड़ाने की कोशिश की थी इस्लामिक स्टेट ने। और अब इन इस्लामिक स्टेट फाइटर्स से पाकिस्तान को भी खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर काफी पोरस है। अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर डेली की आबादी पे आते हैं, डेली के बेसिस पे आते हैं। तो पाकिस्तान के सामने भी सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। और जब पाकिस्तान ने अपना बॉर्डर बंद किया अफगानिस्तान के साथ, तो अफगानिस्तान के लोग परेशान होने लगे। उनकी सरकार ने ऑफिशियल मेमोरेंडम्स लिखने शुरू कर दिए पाकिस्तान की सरकार को कि आप बॉर्डर क्यों क्लोज कर रहे हो, वगैरह वगैरह। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की आबादी का 20% है शिया पॉपुलेशन, और इनके ऊपर पहले भी अटैक हो चुके हैं। सिस्टमैटिक तरीके से शिया पॉपुलेशन को पाकिस्तान के अंदर दबाने की कोशिश की जाती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन से जैसे अहल ए सुन्नत वल जमात, फिर तहरीके लबैक पाकिस्तान, ये दो हार्डलाइन सुन्नी ग्रुप्स हैं और ये सिस्टमैटिक तरीके से एंटी शिया कैंपेन चलाते हैं पाकिस्तान के अंदर शियास के अगेंस्ट। 2020 जुलाई में पंजाब असेंबली ने एक बिल भी पास किया था, तहाफुज ए बुनियाद ए इस्लाम। इसके अंदर सुन्नी इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम को इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश की जा रही थी। और शिया मॉस्क के अंदर अक्सर कर अटैक होते रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी, अफगानिस्तान के अंदर भी, इराक के अंदर भी और सीरिया के अंदर भी। तो कुल मिला के ओवरऑल ये सेक्टेरियन अटैक्स रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, और इंटर रिलीजनल आप कह सकते हो हार्मोनी के लिए भी कतई अच्छे नहीं है। तो एक तो ये एंगल हो गया। दूसरा एंगल ये हो गया कि पाकिस्तान के अंदर इस समय पे एक बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है टीटीपी के फॉर्म में, जिसको आप पाकिस्तान तालिबानी बोलते हो, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अफगानिस्तान के तालिबान के साथ लिंक है। अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जिस तरीके से तालिबान अफगानिस्तान में विक्टोरियस इमर्ज करके आया है, उस प्रकार से तहरीके तालिबान पाकिस्तान मतलब जिस तरीके से तालिबान अफगानिस्तान के अंदर विक्टोरियस रहा है, उस तरीके से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अंदर विक्टोरियस रहे। ये कहना बहुत मुश्किल है, बट नो डाउट यहां पे तहरीके तालिबान एक अटैक सा लॉन्च कर रहा है पाकिस्तान सरकार के अगेंस्ट। कहीं ना कहीं अफगानी तालिबान उसको मदद कर रहा है, और ये टेंशन की बात हो सकती है पाकिस्तान के लिए। और इस बीच में जो पेशावर अटैक हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यह बात बताएगा कि टेरर जैसी चीजों को अपने यहां पे पनाह मत दीजिए। ये एक ऐसा सांप है जो आपको ही पलट के काटेगा। ये मत सोचिए कि ये केवल दूसरों को ही काटेगा। तो ये बात ओवरऑल यहां पे बताई जा रही है। चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। वर्किंग वुमेन टू विद अ ड्रीम ऑफ गुड चाइल्ड केयर। यहां पे देखिए हेडिंग ही क्या बोली जा रही है कि इंडिया के अंदर 95% से ज्यादा जो वर्किंग वुमेन है वो इनफॉर्मल वर्कर्स। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों मैं आपको शुरुआत में बताना भूल गया, अब तक अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है दबा दीजिए। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उससे रिलेटेड, चित्रा रामकृष्णा की न्यूज से रिलेटेड अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि मैं इस न्यूज में नहीं बता पाता हूं, तो आप नीचे में कमेंट में लिख में बताइए। उससे मुझे मेरा भी नॉलेज एडिशन होगा, और जो लोग कमेंट्स पढ़ रहे हैं उनको भी कुछ एडिशनल जानकारी जानने को मिलेगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स, प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी वेरी हेल्पफुल। चलिए भाई, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022 8 मार्च को, तो इस दिन पूरी दुनिया में वुमेन इक्वालिटी की बात की जाती है। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे अगर आप वुमेन इक्वालिटी का डाटा देखो तो चीजें उतनी अच्छी है नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2018 में एक स्टडी कंडक्ट कराई गई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और यह पता चला कि इंडिया में जितनी भी वर्किंग वुमेन है 95% से ज्यादा लेबर इंटेंसिव इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है। जैसे यहाँ पे आपको एक दिहाड़ी मजदूर लेडी नजर आ रही है, इस प्रकार की लेडीज आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे नजर आती हैं, मेड्स हो गई।
तो ये वो लेडीज हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं। इनफैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब्स होती हैं, ठीक है ना, कि भाई 10,000 पे, 15,000 पे, 20,000 पे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कभी भी नौकरी से निकाल सकते हैं, ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही है। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है कि आपकी प्रॉपर पे स्केल डिसाइड की गई है, आपको प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, आपके पीएफ वगैरह में पैसा जा रहा है, ये होती है आपकी अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब बहुत कम है, इंडिया में 5% से कम लेडीज ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब करती हैं और 95% से ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करती हैं। तो अब इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर हो रहा है फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बुलेटिन क्या बोलता है? फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, मतलब जितने भी लोग गरीब हैं उसमें से मैक्सिमम फीमेल हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। और इस पॉवर्टी के चलते कितना मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड हेल्थ पे इंपैक्ट आता है ये हमको पता ही। क्योंकि देखिए मैटरनल बेनिफिट, अगर एक लेडी को बेनिफिट मिलते हैं, एक माँ को बेनिफिट्स मिलते हैं, तो अब सारा पैसा लेडी अपने ऊपर तो उड़ा नहीं देगी, कुछ ना कुछ वो अपने घर में खत्म करेगी, अपने हस्बैंड के ऊपर, फैमिली के ऊपर, बच्चों के ऊपर। तो अगर एक माँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तो नो डाउट उसके बच्चों का जो लिविंग स्टेटस है, उसकी फैमिली का जो लिविंग स्टेटस है वो बेटर हो जाता है। इसीलिए अगर आप देखो तो लेडीज को हेल्प देना और खासकर प्रेग्नेंट लेडीज को हेल्प देना ये जरूरी है और हमारी सरकार ने इसके लिए स्टेप्स भी लिए हैं। अगर आप देखो तो मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017, ये कुछ रेवोल्यूशनरी स्टेप्स इंडिया के अंदर लेके आए। इस प्रकार के स्टेप्स बहुत सी कंट्रीज के द्वारा नहीं लिए गए, एडवांस कंट्रीज के द्वारा इंडिया में लिए गए। जैसे कि जो पेड मैटरनिटी लीव होती है प्रेग्नेंट वुमेन एम्प्लॉयज के लिए, वो 26 वीक्स कर दी गई है। तो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन एम्प्लॉय है तो उसको पेड बेसिस पे मैटरनिटी लीव दी जाएगी 26 हफ्तों की, ठीक है ना। उसको वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाएगी इस पीरियड के समय पे। एम्प्लॉयर मतलब जब तक वो काम करने की हालत में वो वर्क फ्रॉम होम कर सकती, नहीं तो छुट्टी तो है ही 26 हफ्ते की। उसके बाद क्रेचे फैसिलिटीज, तो वो स्टैब्लिशमेंट जहां पे 50 से ज्यादा लेडीज काम कर रही हैं वहां पे क्रेचे फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जरूरी है। तो लेडी अपना बच्चा लेके ऑफिस जाए, वहां पे क्रेचे में अपने बच्चे को छोड़ दे, क्रेचे बिल्कुल बगल में है, लेडी अपना काम कर रही है, कुछ कुछ 2-2 3-3 घंटे बाद जाके अपने बच्चे को देख लिया, थोड़ा दूध पिला दिया, ठीक है, उसका ध्यान रख लिया। मतलब माँ के दिमाग में भी इंश्योरिटी है कि हाँ भाई उसका बच्चा सेफ है, तो उसको टेंशन नहीं है। नहीं तो आधी लेडीज तो इसी बात से परेशान होती है कि घर में बच्चा क्या कर रहा होता, क्योंकि बच्चे को पालना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये कुछ चीजें मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 से की गई थी। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है कि ये जो बेनिफिट्स हैं ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की वुमेन एम्प्लॉयज को अवेलेबल है, और जैसा कि 2018 का डाटा बोलता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वुमेन एम्प्लॉयज हैं वो 5% से भी कम है। 95% से ज्यादा वुमेन एम्प्लॉयज है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वुमेन एम्प्लॉयज को ये सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, और उसी के लिए वो यहां पे बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाती हैं। एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी है 2016 की, इसमें ये बताता है कि भाई इट पॉइंटेड आउट टू अ लैक ऑफ एक्सेस ऑफ क्वालिटी चाइल्ड केयर सर्विसेज फोर्सेस वुमेन वर्कर्स टू लीव द लेबर फोर्स, सीजिंग देयर अर्निंग एंड एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू डिस्क्रिमिनेटरी एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस। मतलब कि क्वालिटी चाइल्ड केयर सर्विसेज ना होने की वजह से कई वुमेन को अपनी नौकरी वगैरह छोड़नी पड़ती है। जब नौकरी छोड़ती हैं उनकी कमाई बंद हो जाती है, और अगर आपके हाथ में पैसा नहीं है तो आप डिसएडवांटेज पे हो, ये बताना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर उसके आगे क्या बताया जा रहा है कि भाई इनफॉर्मल वुमेन वर्कर्स के लिए चाइल्ड केयर सपोर्ट इंडिया के अंदर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। ये इंडिया के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम है। इसके लिए 3 तरीके हो सकते हैं जिससे वुमेन प्रोडक्टिव पेड वर्क भी कर सके और मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ आउटकम्स को भी अच्छा कर सकें। तो एक तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाओ, रिवाइटलाइज करो नेशनल क्रैचेस स्कीम्स को, और मैटरनिटी बेनिफिट्स दो। एक एक करके इस पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एक्सपेंशन ऑफ द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर आंगनवाड़ी सेंटर्स खोले गए हैं इंडिया में। इन आंगनवाड़ी सेंटर्स में बच्चों का ध्यान रखा जाता है, और मैटरनल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात, केवल बच्चों का ही नहीं ध्यान रखा जाता है इस आंगनवाड़ी में, माओ को भी सपोर्ट दिया जाता है, दवाई देना, कुछ राशन वगैरह प्रोवाइड करना, ताकि ये माँ अपनी हेल्थ का और अपने बच्चों का हेल्थ का ध्यान रख सके। तो नो डाउट आईसीडीएस इंडिया के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आईसीडीएस के अंदर अभी के लिए 2 प्रॉब्लम है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर अभी के लिए 2 प्रॉब्लम्स है। क्या 2 प्रॉब्लम्स है? पहली बात तो आईसीडीएस में जाने वाला बच्चा कम से कम 3 साल का होना चाहिए, पहली प्रॉब्लम तो ये। दूसरा, आंगनवाड़ी दिन के कुछ घंटों के लिए ही काम करती है। अब इसमें प्रॉब्लम है,
अगर 3 साल तक का बच्चा है तो वो आंगनवाड़ी सेंटर्स में नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है कि एक माँ जिसके पास 3 साल तक का बच्चा है वो पहले 3 सालों में आंगनवाड़ी सेंटर्स में अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। तो इसका तो यही मतलब निकला कि उसको खुद बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी खुद बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा तो नौकरी कब करेगी, पैसा कब कमाएगी। तो जरूरी यहां पे यह है कि आंगनवाड़ी सेंटर्स में बच्चों की एंट्री 3 साल से पहले हो जाए, ताकि इन माओ को नौकरी करने का मौका मिले, बाहर जाके अपने लिए कमाने का मौका मिले, अपने लिए काम करने का टाइम मिले। एक चीज। दूसरी चीज, ये जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं ये दिन में कुछ घंटों के लिए काम करते हैं। अब जितने कम घंटों के लिए काम करेंगे उतना ही वुमेन के लिए प्रॉब्लम है। अगर लंबे समय के लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स काम करते हैं तो वुमेन को मौका मिल जाएगा कि वो बाहर जाके नौकरी कर सकती हैं, पैसा वगैरह कमा सकती हैं। तो कुल मिला के आंगनवाड़ी सेंटर्स की कैपेबिलिटी को बढ़ाने की जरूरत है। वो यंगर बच्चों को एनरोल कर सके, लंबे समय के लिए काम करे, लेकिन ये करने के लिए आपको आंगनवाड़ी सेंटर्स की कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, आंगनवाड़ी सेक्टर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। अभी के लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो आंगनवाड़ी हेल्पर्स काम कर रही हैं, आशा वर्कर्स काम कर रही हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत एक्सट्रीम प्रेशर है। इस प्रेशर को रिलीव करने की जरूरत है। ज्यादा आंगनवाड़ी वर्कर्स को हायर करके, आंगनवाड़ी आईसीडीएस को ज्यादा पैसा एलोकेट करके, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करके सरकार को यहां पे पैसा लगाना पड़ेगा और आंगनवाड़ी सेंटर्स लंबे समय के लिए काम करें, इस बात को भी इंश्योर करना पड़ेगा। और अभी के लिए तो ये नहीं किया गया है। जितना जल्दी ये कर दिया जाए ये बहुत अच्छा है। दिस इज अ वेरी गुड, आप कह सकते हैं, मतलब इनपुट टू इंप्रूव द फंक्शनिंग ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स। फिर नेक्स्ट बात करती है नेशनल क्रैचे स्कीम, रिवाइटलाइजिंग द क्रैचे स्कीम। तो भाई देखिए, जो नेशनल क्रैचे स्कीम है वो स्पेसिफिक प्रोविजंस देता है वर्किंग वुमेन के लिए, लेकिन क्रैचे स्कीम में प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट फंडिंग कम आ रही है। तो डाइवर्सिफाई करना वर्ड साइड को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जहां जहां पे भी ओवरऑल वुमेन काम कर रही हैं, हो सके तो वहां पे पब्लिक क्रचेस लगाओ। कुछ वर्क साइट क्लस्टर्स होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, मार्केट हो गया, डेंस लो इनकम रेजिडेंशियल एरिया हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गई, वहां पे आपको पब्लिक क्रचेस बनाने की जरूरत है, ताकि वो वुमेन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं वो कम से कम अपने बच्चों को इन क्रचेस में छोड़ सके। और ये क्रचेस वर्क प्लेस के पास होने चाहिए, ताकि समय समय पे माएँ अपने बच्चों को विजिट कर सकें, उनका ध्यान रख सके। ठीक है ना। इसके लिए सेवा वुमेन एसोसिएशन इन्वॉल्व है, संगनी इन सिटीज में। फिर आप कह सकते हो कंस्ट्रक्शन साइट में कुछ क्रचेस चलाती हैं आजीविका ब्यूरो करके एक ऑर्गेनाइजेशन है अहमदाबाद में, मोबाइल क्रचेस चलते हैं दिल्ली में। तो इस प्रकार के इंडिविजुअल बेसिस पे इनिशिएटिव्स इंडिया के अंदर शुरू किए गए हैं। इन इनिशिएटिव्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा एडेड सपोर्ट यहां पे आना चाहिए, तब जाके ये सब चीजें ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट होगी। और फाइनली बेनिफिट्स, देखिए चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड केयर बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटरनिटी बेनिफिट्स तो हमने देख लिए क्या क्या मिलते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों को मिलते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ने सरकार ने क्या किया, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को 6,000 रुपए तक का कैश बेनिफिट दिया जाएगा। स्कीम कौन सी थी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। हालांकि इस स्कीम के अंदर जो अब बेनिफिट है वो 6,000 से कम करके 5,000 कर दिया गया है और केवल एक बच्चे के लिए किया गया है। तो कम से कम 2 बच्चों के लिए होना चाहिए और इस 6,000 के अमाउंट को बढ़ाने की जरूरत है, जो कि अभी के लिए कम करके 5,000 कर दिया गया। बहुत सारे स्टेट्स में स्कीम्स चलती हैं, जैसे तमिलनाडु के अंदर चलती है डॉक्टर मुथु लक्ष्मी मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, राजस्थान के अंदर चलती इंदिरा गांधी मैटरनिटी न्यूट्रिशन स्कीम, ओडिशा के अंदर ममता स्कीम, गुजरात के अंदर कस्तूरबा पोषण सहाय योजना, छत्तीसगढ़ के अंदर कौशल्य मैटरनिटी स्कीम। ये सब कहीं ना कहीं जो मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं वो लेडीज तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं। ओवरऑल बहुत सी जगहों पे ये जो स्कीम्स हैं वो मिक्स तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। इनको होलिस्टिक बनाने की जरूरत है। केंद्र की सरकार को डायरेक्ट बेसिस पे राज्य की सरकार के साथ इंगेज करके ग्राउंड लेवल पे वुमेन के लिए चीजों को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है, तब जाके हमें एक रेवोल्यूशनरी चेंज यहां पे देखने को मिलेगा। ये था भाई इस आर्टिकल में। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। A house of cards, systematic risks stemming from misdeeds at the NSE have evinced lackluster response। तो भैया चित्रा रामकृष्णा जी को संडे की शाम को अरेस्ट कर लिया गया। फॉर्मर एमडी सीईओ हैं इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की। 2016 में एनएसई छोड़ चुकी है, 6 साल बाद इनके कांडों के लिए इनको यहाँ पे अरेस्ट किया जा रहा है। अभी एग्जैक्टली इन्होंने क्या क्या कांड किए हैं इसके बारे में डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं आई है, इनको कॉन्विक्ट नहीं किया गया, अभी के लिए इंक्वायरी चल रही है। सीबीआई ने इनको अरेस्ट किया है। ओवरऑल हुआ यहां पे क्या है, हुआ ये कि देखिए एनएसई में एक स्कैम हुआ था, कोलोकेशन सर्विसेज का स्कैम है। इसके लिए एनएसई के ऊपर 2 से 3 साल पहले एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं फाइन भी लगाया गया था। अब जो स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है सेबी,
इसने 190 पन्ने का एक ऑर्डर इशू किया था और इस 190 पन्ने के ऑर्डर के बाद जो सीबीआई की इंक्वायरी थी वो एनएससी की तरफ चली गई। एनएससी के अंदर चित्रा रामकृष्णा जी के रोल के ऊपर सवाल उठाया गया। इनके ऊपर इल्जाम यह है कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल्स को इंप्लीमेंट किया, मतलब ड्यू डिलीजेंस को ना फॉलो करते हुए गलत तरीके से आनंद सुब्रमण्यम जी को एनएससी में अपॉइंटमेंट दिया। 4 करोड़ से ज्यादा की सैलरी रखी आनंद सुब्रमण्यम की, जो कि उनकी रेगुलर पोजीशन की तनख्वाह से 3 गुना थी। और ऐसा बताया जा रहा है कि चित्रा रामकृष्णा अपनी डेली के लेवल की फंक्शनिंग में किसी योगी से वो एडवाइस लेती थी। अब शुरू में तो ये बोला गया कि ये जो योगी था ये आनंद सुब्रमण्यम था। बाद में ये बोला गया कि इस योगी के कहने पे ही आनंद सुब्रमण्यम को अपॉइंटमेंट मिला एनएससी के अंदर। तो चित्रा रामकृष्णा जैसा एक डिपेंडेबल इंसान, एक इतनी पढ़ी लिखी लेडी, किसी एक योगी पे कहने पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसे ऑर्गेनाइजेशन को चला रही हैं, तो जो भी इन्वेस्टर्स यहां पे हैं उनको यहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। और इसीलिए ओवरऑल चित्रा रामकृष्णा जी के ऊपर यहां पे जो भी इंक्वायरी वगैरह है वो बैठी हुई है। एक और चीज है, यहां पे कोलोकेशन सर्विसेज की डिप्लॉयमेंट को लेके सवाल उठाए जा रहे हैं एनएससी के मैनेजमेंट के ऊपर। कोलोकेशन सर्विसेज क्या होती है? देखिए, कोलोकेशन सर्विसेज ये होती हैं कि क्या है कि बड़े लेवल पे डाटा की स्टोरेज, डाटा वगैरह प्रोवाइड करना, जैसे क्लाउड सर्वर्स मेंटेन करना, तो क्लाउड सर्वर्स मेंटेन करना कोलोकेशन सर्विसेज में आता है। अब क्या होता है कि जब एनएससी में ट्रेडिंग वगैरह होती है, समझिए आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अलग अलग ब्रोकर्स काम कर रहे हैं, छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, बड़े आप कह सकते हो होलसेल इन्वेस्टर्स हैं, बहुत प्रकार के लोग होते हैं। अलग अलग लोगों के पास अलग अलग क्वांटम ऑफ मनी है। एक इंसान थोड़ा कम पैसा खत्म कर सकता है, एक इंसान थोड़ा ज्यादा पैसा खत्म कर सकता है। तो कोलोकेशन सर्विसेज में ज्यादा पैसा देके एक इमीडिएट बेसिस पे डाटा की सर्विसेज कुछ लिमिटेड ब्रोकर्स को प्रोवाइड की गई प्रायोरिटी बेसिस पे। वैसे देखा जाए तो टेक्निकली ये इलीगल नहीं है। कोलोकेशन सर्विसेज के अंदर एक्स्ट्रा पेमेंट पे कुछ स्पेसिफिक ब्रोकर्स को एक्स्ट्रा डाटा और फास्ट डाटा की सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंजेस में होता है। ऐसा नहीं कि केवल एनएससी में हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एनएससी में जो ट्रेडिंग डाटा है, जो एल्गोरिदम्स है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स की, उसको मिसयूज किया है कुछ सर्टेन प्लेयर्स ने। और इस मिसयूज में जो हाई लेवल का ब्रास था, जैसे आनंद सुब्रमण्यम हो गए, चित्रा रामकृष्णा हो गई, इन्होंने मदद की है ऐसे लोगों को। इस चीज को भी लेके इन लोगों के ऊपर इंक्वायरी चढ़ी हुई है, इसलिए यहां पे अरेस्ट कर लिया गया आनंद सुब्रमण्यम को भी और चित्रा रामकृष्णा को भी लेके। तो ओपन मार्केट फिलॉसफी की बात की जाए स्टॉक मार्केट में, तो एक एवरेज रिटेल इन्वेस्टर के कंपैरिजन में वो बड़े बड़े ब्रोकर्स जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, इनको एक्स्ट्रा आप फैसिलिटीज दो, ये भाई पैरिटी, मार्केट पैरिटी की प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता है। फिर सेबी के ऊपर 624 करोड़ रुपए का फाइन लगा था 3 साल पहले। और ओवरऑल देखिए, सेबी ने 624 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में गड़बड़ हुई थी चित्रा रामकृष्णा के समय पे। तो 624 करोड़ का फाइन लगा आज से 3 साल पहले, और 3 साल बाद चित्रा रामकृष्णा को अरेस्ट करके इनके ऊपर केस वगैरह चलाया जा रहा है। तो इतना लेट क्यों हो रही है प्रोसीडिंग्स? यहां पे इतना डिले क्यों हो रहा है चित्रा रामकृष्णा के रोल को पॉइंट आउट करने में? तो यहां पे भी रेगुलेटर की कैपेबिलिटी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। एनएससी ने जिस तरीके से काम किया अंडर चित्रा रामकृष्णा, इसके ऊपर तो यहां पे सवाल उठाया जा ही रहा है। तो कुल मिला के सीबीआई अब यहां पे तेजी से चीजों को देख रही है। हालांकि सीबीआई इस केस के ऊपर 2018 से काम कर रही है, अब 2022 में जाके चित्रा रामकृष्णा का अरेस्ट हो रही है। तो कहां चित्रा रामकृष्णा ने 2016 में छोड़ दिया था एनएससी। 2018-19 के समय पे सेबी ने 624 करोड़ का फाइन लगाया एनएससी के ऊपर, और अब जाके आनंद सुब्रमण्यम और चित्रा रामकृष्णा के रोल को खंगाला जा रहा है 2022 में। हम बहुत ज्यादा डिलेड चल रहे हैं, और खासकर एनएससी जैसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे एक्चुअली में स्टॉक एक्सचेंज पे आके लोग अपना पैसा लगाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ लोग योगी के कहने पे चला रहे थे। रेगुलेटर्स, कुछ ब्रोकर्स के यहाँ पे एक्स्ट्रा और आप कह लो लग्जूरियस ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। ये कहीं ना कहीं पब्लिक सेंटीमेंट और ओवरऑल एफिशिएंट फंक्शनिंग के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाता था। अब लेट्स सी यहाँ पे चित्रा रामकृष्णा जी का क्या रिस्पॉन्स निकल के आता है। वैसे तो बहुत सारे आप कह लो साइकोलॉजिस्ट और यहाँ पे काफी इन्वेस्टिगेशन की गई चित्रा रामकृष्णा जी के साथ, और वो बहुत एल्यूसिव किस्म के जवाब दे रही है, इसलिए उनको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। लेट्स सी आगे और क्या निकल के आता है। और आज की फाइनल न्यूज है पावर एंड प्रोटेस्ट। देखिए, 2 प्रोजेक्ट्स हैं, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं आंध्र प्रदेश के ऊपर, जिनके ऊपर अभी के लिए सवाल उठाया जा रहा है। वैसे तो अभी न्यूज ये है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह साहब ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया है
कि जो श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में कोवाड़ा जाम की जगह पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसको हम जल्दी ही बनाएंगे। और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट विशाखापट्टनम सिटी से बहुत पास है। अब जैसे ही अनाउंसमेंट निकल के आया केंद्र की सरकार की तरफ से, फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो गए। क्या मतलब पहले प्रोटेस्ट हुए हैं? जी हाँ, पहले भी प्रोटेस्ट हुए हैं। अब इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट को, इस न्यूज को एक और प्रोजेक्ट के साथ जोड़ने की जरूरत है, और वो प्रोजेक्ट है यूरेनियम माइनिंग का प्रोजेक्ट इन तुमलपल्ली सिटी, कडपा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। कडपा डिस्ट्रिक्ट में यूरेनियम माइनिंग पिछले 10 सालों से चल रही है, और इस यूरेनियम माइनिंग के चलते कडपा डिस्ट्रिक्ट में काफी इन्वायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। इन हेल्थ प्रॉब्लम्स को कितना सरकारें देख रही हैं, इसके ऊपर भी यहाँ पे बात उठाई गई है। तो देखिए, इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स की एक कॉमन बात है कि भाई जब इन प्रोजेक्ट्स को प्रपोज किया गया था तो इनके अगेंस्ट अपोजिशन आया, लेकिन कहीं ना कहीं इन इलाके के लोगों को पता था कि ये प्रोजेक्ट्स अगर ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट होते हैं तो डेवलपमेंट आएगी इन इलाकों में। इसीलिए लैंड एक्विजिशन में सरकार को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है ना। लोगों को लगा कि चलो ठीक है, इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स अगर इंप्लीमेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट आएगा, पैसा आएगा, चीजों के दाम बढ़ेंगे, ओवरऑल लैंड के दाम बढ़ेंगे, आसपास के इलाके में प्रॉस्पेरिटी आएगी, वगैरह वगैरह। ये जो कोवाड़ा का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसको अभी के लिए अप्रूवल मिला है, इसको पहली बार प्रपोज किया गया था 2015 में। 2079 एकर्स ऑफ लैंड के लिए, ये लैंड के लिए एक्वायर भी कर लिया गया है। यूएस मल्टीनेशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर सप्लायर वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी के न्यूक्लियर रिएक्टर्स यहाँ पे लगेंगे, ठीक है भाई, अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे अपोजिशन कर रहे हैं, जैसे कि फोरम फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ आंध्रा ने चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी को एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड लेटर लिखा और बोला है कि आप इस प्रोजेक्ट को अपोज करिए, ये प्रोजेक्ट स्टेट के हित में नहीं है। किस बेसिस पे कह रहे हैं फोरम फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ आंध्रा वाले? तो इनका ये बोलना है कि जो लोकेशन है इस प्लांट की, वो नेशनल हाईवे 16 के बहुत पास है, फिशरमैन के रिहेबिलिटेशन के ऊपर सवाल उठता है, आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो इन सब चीजों के चलते ओवरऑल इस प्रोजेक्ट को ना इंप्लीमेंट किया जाए तो बढ़िया है। फिर अगर आप एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की गाइडलाइंस देखो तो कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन इस प्लांट के 1.6 किलोमीटर रेडियस में अलाउड नहीं है, और जो 30 किलोमीटर के रेडियस में रह रहे हैं इस प्लांट के पास लोग, अगर कल की डेट में इस प्लांट में कोई डिजास्टर हो जाता है तो इनको इमीडिएट बेसिस पे इवैक्यूएट किया जाएगा। तो आप कह सकते हो कि सिक्योरिटी मेजर्स भी इस प्लांट को चलाने से पहले यहां पे लगाए जा रहे हैं, ठीक है भाई, अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल फोरम का यह भी बोलना है कि लॉन्ग टर्म में अगर यहां पे कोई न्यूक्लियर डिजास्टर होता है तो पास में उड़ीसा में जो छत्रपुर नाम की जगह और ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में जो काकीडावाड़ा नाम की जगह है, वहां पे प्रॉब्लम पहुंच सकती है। और चूंकि ये कोवाड़ा प्लांट एक हाई डेंजरस सीज्मिक जोन में है, तो कल की डेट में कोई अर्थक्वेक वगैरह आ जाता है तो प्लांट से लीकेज हो सकता है, आसपास के लोग मर सकते हैं। ये प्लांट पहले गुजरात में लगना था, गुजरात स्टेट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए आंध्र प्रदेश में आ गया। तो आंध्र प्रदेश में भी नहीं लगना चाहिए, ऐसा बहुत से फोरम्स और लोग आंध्र प्रदेश के बोल रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इस पावर प्लांट के फेवर में भी हैं। अब इसी के पैरेलल एक दूसरा पावर प्लांट है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का माइनिंग प्रोजेक्ट इन तुमलपल्ली। ये जो माइनिंग प्रोजेक्ट है, ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे 85,000 टन यूरेनियम है। इसकी माइनिंग पिछले 10 सालों से चल रही है। पिछले 10 सालों में काफी पॉल्यूशन हुआ है यहाँ पे, एयर पॉल्यूशन, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, जो बोरवेल का वाटर है वो भी कंटेमिनेटेड हो गया है, लोगों को स्किन और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो अथॉरिटीज है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसने मेडिकल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने कुछ फील्ड लेवल सर्वेस कराए हैं, बट ओवरऑल जो इस यूसीआईएल कंपनी ने एम्प्लॉयमेंट प्रॉमिस किया था लोगों को, वो नहीं दिया गया। जो लैंड कंपनसेशन प्रॉमिस किया था वो नहीं दिया गया। हेल्थ के लिए लोगों के लिए स्पेसिफिकली काम नहीं किया जा रहा है। और इस यूसीआईएल नाम की कंपनी में काम करने वाले लोगों को 60 साल से ज्यादा की जो है पेंशन दी जाएगी, वो पेंशन भी नहीं दी गई है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यूसीआईएल का जो माइनिंग प्रोग्राम है, यहाँ पे जो जो लोगों को प्रॉमिस किया गया वो लोगों को नहीं दिया गया। तो इस बेसिस पे कुछ लोग डेफिनेटली अब बोलेंगे कि भाई ये जो नया न्यूक्लियर पावर प्लांट आप लगा रहे हो, ये कोवड़ नाम की जगह पे ये मत लगाओ, क्योंकि यूसीआईएल के अंदर जो प्रोमिसेस से सरकार द्वारा वही फुलफिल नहीं किए गए हैं, तो नए प्रोमिसेस फुलफिल किए जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है? ठीक है ना भाई। तो ये न्यूज़ थी, तो इतना ही है आज के एडिटोरियल में। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आई होप आपको इस प्रकार के लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखिए जरूर। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।